होटल इंडस्ट्री है, ओयो के आने के बाद चेंज हुई है पूरी। सो ये ओयो एक पूरा शिफ्ट लेके आया लोगों की सोच में कि ये छोटे होटल्स को भी आप ऑर्गेनाइज करके बड़ा काम कर सकते हो। अच्छा, होटल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मैनिपुलेशन क्या है फॉर द यूजर? छोटा होटल बनाएंगे तो 7-8 करोड़ रुपए तो लग ही जाएगा मेरे ख्याल से मिनिमम। उससे और ज्यादा ही लग जाएगा। तो ये जो पैसे की रिकवरी है वो वापस कितने टाइम में आदमी के पास हो जाएगी? आज 7 से 8 साल में पूरा पैसा रिकवर कर सकता है। इंडिया का जो सबसे पहला होटल शुरू हुआ ताजमहल मुंबई, वो एक आदमी की ईगो की वजह से शुरू हुआ। मिस्टर टाटा वाज नॉट अलाउड इनसाइड अ होटल बिकॉज इंडियंस वर नॉट अलाउड। ही क्रिएटेड अ होटल। अच्छा, होटल इंडस्ट्री की ऐसी कोई बात कोई नहीं जानता हो? बहुत सारे होटल्स इंडिया में फेमस है कि हॉन्टेड होटल्स होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं वो टेक यू फॉर ग्रांटेड, वो समझते हैं कि आप नौकर हो उनके। मेरे एक होटल में गेस्ट से झाड़ू लगवाया हुआ है, गेस्ट से लगवाया? गेस्ट से झाड़ू लगवाया। बट आजकल सबसे ज्यादा घटना ये आती है ना कि सीसीटीवी कैमरा लगा दिए जाते हैं होटल्स के अंदर। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। फाउंडर्स ड्रीम। अभी आप 7 मंथ ओल्ड फाउंडर है। हाँ, नया नया फाउंडर। अच्छा, अभी आपके कितने होटल्स हो गए हैं अभी आप टोटल? अभी हम लोग करीब 18 होटल चला रहे हैं, जिसमें 7 बैंगलोर में है। मनाली में बहुत अच्छा एक रिजॉर्ट है हमारा एसेंजा के नाम से, रिवर ब्यास के साथ में। उसके बाद धावनगिरी में होटल है, अलीबाग में होटल है, वाइजैक में होटल है, एंड करीब 6 होटल खुलने वाले हैं जो अगले 4 या 5 महीने में खुल जाएंगे। और आपका मेजर रेवेन्यू इनकम कैसे बनता है बस में? हमारे होटल्स, हम लोग एक होटल मैनेजमेंट कंपनी है, तो हम एक होटल को मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं। तो उस होटल का जितना भी सेल होता है, एक्स परसेंटेज ऑफ दैट सेल इज माय रेवेन्यू, प्लस उस होटल का जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से वाई परसेंटेज मेरा शेयर होता है। ओके। रीजन इसका यह है कि मैं केवल होटल की टॉप लाइन नहीं, मैं बॉटम लाइन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो आई मेक श्योर कि होटल की सेल बहुत अच्छी है और होटल का प्रॉफिट अच्छा हो, बिकॉज मुझे दोनों से शेयर मिल रहा है। राइट राइट। सो मेरे जो 18 होटल हैं, उनका जो सेल होता है उसका एक परसेंटेज मेरा प्रॉफिट मार्जिन है। और सक्सेसफुल होटल रन करने के लिए मतलब क्या एक सॉलिड एस्पेक्ट होना चाहिए? केवल एक एक्सपेक्ट होना चाहिए, जो भी गेस्ट आए खुश होकर बाहर जाए। आप ट्रस्ट में, आप कहीं भी होटल खोल लीजिए, लोकेशन मैटर करती है, होटल की एम्बियंस मैटर करती है, आप क्या फैसिलिटी दे रहे हैं मैटर करती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास स्टाफ का सर्विस एटीट्यूड क्या है। राइट। आपने ताजमहल बना लिया लेकिन अगर वहाँ स्टाफ नहीं है तो कोई गेस्ट दोबारा नहीं आएगा। और आपने एक ढाबा खोला हुआ है जिसका खाना बहुत अच्छा है और स्टाफ बहुत पोलाइट है, आदमी 4 बार वहाँ वापस आ जाएगा। राइट राइट राइट। So you need to see again, if you're doing a hotel in tourist destination, you need to create memories. If you're doing a hotel in business destination, you need to create efficiency. कि अगर मैं 8:30 बजे ब्रेकफास्ट करने आता हूँ, मैं देखता हूँ कि रेस्टोरेंट पूरा भरा हुआ है, तो आई विल नॉट बी हैप्पी। तो मुझे डिसेंट खाना मिले, थोड़ी बैठने की जगह मिले, साफ सुथरा कमरा हो। एक सिटी सेंटर होटल में गेस्ट को इससे ज़्यादा मतलब नहीं होता है। आप और मैं भी ट्रैवल करते हैं तो हम लोग होटल रात को 9-10 बजे के पहले पहुँचते नहीं हैं। राइट। सुबह सो के 7:30-8 बजे बाहर निकल जाते हैं काम के लिए। सो उसको उसमें क्या चाहिए? हाउ बेस्ट वी डू दैट? सबसे इम्पोर्टेंट अगेन, स्टाफ इंटरेक्शन उसका कैसा है? एयरबीएनबी आने की वजह से होटल इंडस्ट्री थोड़ा डाउन हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ। एयरबीएनबी आने की वजह से लोगों की अगेन आई वुड से जागरूकता थोड़ी बढ़ी है। लोगों के बिज़नेस रेवेन्यूज़ बढ़े हैं। लेकिन जो उसको होटल में रुकना होता है, जिसको सर्विस चाहिए वो होटल में ही रुकेगा। वो एयरबीएनबी में नहीं जाएगा। तो एयरबीएनबी की सर्विस ज़्यादा अच्छी है या फिर होटल्स की सर्विस ज़्यादा अच्छी होती है? एयरबीएनबी अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए रुकना है या बजट में रुकना है तो एयरबीएनबी बहुत अच्छा है, उसमें सर्विस कुछ भी नहीं है। हुँ। एंड आपको वो प्राइवेसी भी नहीं मिलेगी। 2 टाइप के एयरबीएनबी इंडिया में जो अभी चल रहे हैं। एक चल रहा है कि बहुत से लोगों ने अपने इंडिविजुअल अपार्टमेंट्स लेके उसको एयरबीएनबी बना दिया। राइट। जहाँ पे आपको कोई सर्विस नहीं है, सुबह एक लड़का आएगा या मेड आएगी, वो साफ करके चली जाएगी। सो यू गेट योर प्राइवेसी बट देयर इज़ नो सर्विस। इट्स अ वेरी बेसिक अपार्टमेंट, बेसिकली फर्निश्ड अपार्टमेंट। कुछ एयरबीएनबीज़ हैं जो स्पेशली टूरिस्ट डेस्टिनेशन लाइक कुर्ग बोल लो, गोवा बोल लो, वहाँ चलते हैं कि लोगों ने अपने घर के 1-2 कमरे निकाल दिए हैं। वहाँ पे इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट देयर कल्चर, देयर लाइफ, उनका वेज़ ऑफ लिविंग क्या है, उसके लिए अच्छा है। आई वाज़ स्टेइंग इन अ एयरबीएनबी इन गोवा, जो एक शायद 250 या 300 साल पुराना पोर्चुगीज़ विला था। ओह! आई एन्जॉयड इट बिकॉज़ एक हेरिटेज था उसके अंदर। ओनर्स जो थे यंग कपल था, दे सर्व्ड मी गुड पोर्चुगीज़ फूड, अपने कल्चर के बारे में बताया। बट अगले दिन देन आई डिसाइडेड आई नीड टू गो बैक टू होटल। हो गया यार, वापस होटल में रहना है। तो अपना-अपना टेस्ट है। बट एयरबीएनबी से इफ़ेक्ट नहीं हुआ, ओवरऑल टूरिज़्म इंडस्ट्री को ग्रोथ मिला है। अच्छा, लीला पैलेस की बात करते हैं। लीला पैलेस में मैं स्टे भी किया था, तो वहाँ के जो काम करते हैं, जो वो बोल रहे थे यार
इतना कोई खास नहीं चल रहा है क्योंकि डिस्प्यूट बहुत हो गया भाइयों में, दोनों बट रहे हैं आपस में। इसके बारे में कोई स्टोरी पता है आपको? It was somebody's dream. Captain Nair started this at age of 60 plus. उनकी वाइफ के लिए बनाया था? उनकी वाइफ के नाम पे बनाया था, उनकी वाइफ के लिए बनाया था। मतलब लोगों को पता नहीं होगा कि लीला पैलेस होटल उनकी वाइफ के लिए बना हुआ है। लीला नायर वॉज कैप्टन नायर्स वाइफ, तो उन्होंने उनके नाम से बनाया, उनके लिए बनाया। आज इंडिया की शायद सबसे बड़ी होटल चेन्स में है, राइट। और अभी काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी हुआ है लीला पैलेस में, एंड शायद 4 या 5 और होटल आने वाले हैं उनके। हाँ, उनकी भी स्टोरी कुछ ऐसी है ना कि मतलब उनके पास भी कोई पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, उन्होंने भी शायद एयरपोर्ट के पास ज़मीन लेके लीज़ पे लेके देन दे हैव क्रिएटेड इट। हाँ, एंड उनका टेक्सटाइल का बिजनेस था, फादर इन लॉ के साथ करते थे। अगेन बहुत एंटरप्रेन्योर थे, फिर उन्होंने अपना अलग बिजनेस शुरू किया। वो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, तो ही जस्ट थॉट कुछ अलग करना चाहिए, वाइफ के लिए कुछ करना चाहिए। उस टाइम तो इतना पैसा भी नहीं हुआ करता था, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी मतलब बहुत मारामारी थी। उन लोगों ने ऐसा क्या-क्या इतने बड़े होटल बना दिए, जो आज सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर नहीं कर पा रही है? अगर ओबरॉयज़ की बात करें तो जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे, तो मिस्टर ओबरॉय उनके एक होटल में अकाउंटेंट थे। हुँ। सो उन्होंने जो ब्रिटिश ओनर्स थे, आई थिंक मिस्टर क्लार्क या समथिंग, उनसे वो होटल लिया, एंड लेने के लिए लिटरली मिस्टर ओबरॉय की वाइफ ने अपनी सारी ज्वेलरी दे दी थी। ज्वेलरी होगी, उनको होटल मिल गया। बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उसके बाद मिस्टर ओबरॉय की सोच वहाँ पे, कि हाउ ही डेवलप्ड दैट स्मॉल होटल इनटू अ हेरिटेज होटल, वर्ल्ड क्लास होटल। फिर जब कैलकाटा ओबरॉयज़ आई थिंक वर्ल्ड वॉर 2 में इश्यू आया था, ऑक्यूपेंसी सारी खत्म हो गई थी वहाँ पे, ही टूक ओवर दैट होटल। उन्होंने बहुत इनोवेशन की उस होटल में। उन्होंने उन्होंने सोचा कि इस टाइम बिज़नेस करने के लिए सोल्जर्स बहुत ट्रैवल कर रहे हैं। बट नाउ सोल्जर्स विल नॉट पे यू दैट मच मनी व्हिच अ 5 स्टार होटल डिमांड्स। ही चेंज्ड द होटल इंटीरियर्स टू अकोमोडेट मोर सोल्जर्स। लिनेन चेंज कर दी उन्होंने, लग्जरीज़ कम कर दी, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट किया। बट उनकी सोच हमेशा से ये रही कि मुझे एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटैलिटी कंपनी बनानी है, एंड आई थिंक दैट प्लेड द ओनली रोल। वो कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी में अपनी सोच से डिविएट नहीं हुए वहाँ पे। भले ही जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में होटल खोला था, तो लोकल्स वर अगास्ट कि यार कैसे एक इंडियन, अगेन वी आर लुक्ड एट ब्राउन स्किन पीपल, ये हमें कैसे होटल सिखाएगा। अगेन उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। ही सोल्ड ऑफ एवरीथिंग दैट ही हैड, जस्ट मेड श्योर दैट होटल कम्स आउट द बेस्ट। सो चाहे सर्विस हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे उस टाइम पे होटल में बॉन चाइना होता था, बॉन चाइना हो, तो ही नेवर कॉम्प्रोमाइज विद एनीथिंग। ही वाज ऑलवेज कि बेस्ट लेके आना है, बेस्ट काम करना है। एंड मतलब हम सब जितने भी लोग होटल में इंडिया में काम करते हैं, ओबरॉयज इज लाइक मक्का फॉर हॉस्पिटैलिटी। उससे ऊपर कुछ नहीं जा सकता। अगर आप कॉन्डे नस्ट ट्रैवलर्स का रैंकिंग भी देखो, इंडिया के जितने होटल्स उसमें आते हैं सारे ओबरॉयज ही होते हैं। हाँ, राइट। आज तक कोई और होटल नहीं आया उसमें। सो ही हैड दैट panache फॉर फाइनेस, panache फॉर लग्जरी, एंड ही नेवर डिविएटेड। उनके लिए हमेशा ये होता था मुझे सब कुछ दांव पे लगाना पड़े मैं तैयार हूँ। बट अगर मेरी सोच ये है तो मैं इससे डिविएट नहीं होऊँगा। और शायद आज के एंटरप्रेन्योर के लिए ये सबसे बड़ी डिलेमा होता है, कि वो अपने रिटर्न्स पे ज़्यादा फोकस करे कि प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करे। वो इन्वेस्टर्स को ज़्यादा देखे कि कस्टमर्स को ज़्यादा देखे। राइट। बट आप ये भी देखो ना, ये जितनी पुरानी चेन्स थी, दे टूक टाइम टू एस्टैब्लिश। विदाउट एनी रिसोर्सेज़ उनको सालों-साल लगे हैं टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स। नहीं। आज लोगों के पास उतना टाइम भी नहीं है, पेशेंस भी नहीं है। सो आई थिंक दैट्स आल्सो अ प्रॉब्लम। बट सडन कंपनी कोई बन भी नहीं है ना, अगर बनी भी है तो वो डूब गई है। जैसे बड़ी कंपनी भारत पे का भी नाम ले लो, तो वो इतना उछाल पे आई, एकदम से आपको अभी कहीं नज़र नहीं आ रही होगी। बट ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ बनी भी हैं, आप देखो। ज़ोमैटो भी बनी ना हिंदुस्तान में, स्विगी भी बनी हिंदुस्तान में। कितनी सारी कंपनीज़ ऐसे बनी, जिन्होंने इनोवेट किया, जो अपने सी अगर जैसे आप बात करते हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबको पता है। आज की डेट में सब पढ़ा लिखा है, सबको पता है प्रॉब्लम क्या है। आप कैसे इनोवेटिवली उस प्रॉब्लम को कितना कॉस्ट इफेक्टिव में सॉल्यूशन दे रहे हो। सी देयर अगेन 2 थिंग्स, वन इज़ बिल्डिंग अ बिज़नेस, सेकंड इज़ हाउ सस्टेनेबली आर यू बिल्डिंग अ बिज़नेस। राइट। मैं बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूँ जो अच्छे दोस्त भी हैं, जिनको अभी बहुत सारा ऑफर आ भी रहा है कि नहीं यू टेक सम फंड्स फ्रॉम अस एंड डू दैट, बट दे आर वेरी क्लियर, नहीं हमें नहीं चाहिए, वी वांट टू बिल्ड अ सस्टेनेबल बिजनेस। अगर आज हमने तुमसे पैसा ले लिया, कल को तुम्हारा प्रेशर भी हम ले लेंगे। वेयरइन वी वांट टू बिल्ड अ बिजनेस जो स्लो ग्रो करेगा बट सस्टेनेबल ग्रो करेगा। राइट। आप बहुत सारी कंपनीज देखो जो ग्रो करती हैं, दे ग्रो लाइक रैपिड स्पेस। फाउंडर्स अपना पैसा निकालते हैं, इन्वेस्टर्स मेक देयर मनी, एंड देन व्हाट हैपेंस, कंपनीज आर जीरो। राइट। सो दे बोथ टाइप्स ऑफ कंपनीज। स्विगी जोमेटो इज वन एग्जांपल, ऐसी बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं।
जो बहुत अच्छा कर रहे हैं आज की डेट में। मेरे को ना जैसे एक होटल किसी ने बनाया तो वैसे ही बहुत पैसा लगता है, मतलब एक छोटा होटल बनाएंगे तो 7-8 करोड़ रुपए तो लग ही जाएगा मेरे ख्याल से मिनिमम। डिपेंड करता है आप कितना बड़ा बना रहे हो क्या। मतलब 50 बेडरूम का बनाएंगे या 7 करोड़ उससे और ज़्यादा ही लग जाएगा। 10 करोड़ के अंदर अंदर। तो ये जो पैसे की रिकवरी है वो वापस कितने टाइम में आदमी के पास हो जाएगी, क्योंकि 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना ही बहुत बड़ी बात है ना। बिल्कुल। सो अगर आप देखो एक अच्छा होटल हिंदुस्तान में आज 7 से 8 साल में पूरा पैसा रिकवर कर सकता है। 7 से 8 साल लगेंगे पर। हाँ, उसके बाद और दूसरा फ़ायदा क्या होता है, आपने होटल का तो अपने 10 करोड़ रिकवर कर लिया, आपका ब्रेक इवन 8-9 महीने में शुरू हो जाता है। मतलब 8-9 महीने के बाद आपको अपनी जेब से और पैसा नहीं लगाना होटल को चलाने में। अब होटल आपको कुछ कमा के दे रहा है। ये 7-8 साल में आपने अपना कैपिटल रिकवर कर लिया, बट आपका जो रियल एस्टेट वैल्यूएशन बढ़ा है, व्हिच इज़ अमेजिंग। ओके। सो जो आपने शायद जब आपने 10 करोड़ का होटल बनाया, आपने 2 ढाई करोड़ की ज़मीन ली होगी, जिस पे 8 करोड़ और डाल के होटल बनाया। 8 साल बाद वो आपकी 2 करोड़ की ज़मीन शायद 10 करोड़ की बिकेगी। सो वहाँ पे अगर कोई एग्ज़िट करना चाहता है, तो उसके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है कि एग्ज़िट करना चाहे तो एग्ज़िट कर सकता है, एक। दूसरा, होटल बहुत से लोग जो बनाते हैं, वो ये भी सोच के बनाते हैं दैट आई एम क्रिएटिंग अ ब्रांड। सो उनका सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन भी होता है यहाँ पे कि ये मेरा होटल है। हम्म। आप एक फैक्ट्री बनाते हो तो शायद वो सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन नहीं होता है, बिकॉज़ ग्लास या टेबल हर जगह बन रहा है। बट होटल में आप एक अपना पर्सनल टच दे पाते हो वहाँ पे। सो अगर आप देखो, पहले भी इंडिया का जो सबसे पहला होटल शुरू हुआ, ताजमहल मुंबई, वो एक आदमी की ईगो की वजह से शुरू हुआ था, राइट? हम लोगों ने वही कहानी सबने पता है, सबको पता है कि मिस्टर टाटा वाज़ नॉट अलाउड इनसाइड अ होटल बिकॉज़ इंडियंस आर नॉट अलाउड। ही क्रिएटेड अ होटल। ये मेरा होटल है, यहाँ इंडियंस आर अलाउड। ओबरॉयज की स्टोरी सबको पता है कि उन्होंने कैसे एक छोटी-सी कंपनी को आज इतनी बड़ी कंपनी बनाया, अपना पर्सनल टच देके पूरा। तो होटल एक ये बहुत बड़ा लाइक इवेंट होता है जहाँ पे लोग अपना विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं या अपनी सोच लोगों को तो पहुँचा सकते हैं। सो बिज़नेस है, अच्छा बिज़नेस है जो पैसा कमाता है, अच्छा पैसा कमाता है, रियल एस्टेट वैल्यूएशन बहुत अच्छा होता है। उस होटल की वजह से आस-पास का रियल एस्टेट वैल्यूएशन बहुत अच्छा हो जाता है। एरोसिटी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जब एरोसिटी शुरू हुआ था, वहाँ की ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं थी। आज आप एरोसिटी में ज़मीन लेने जाओ, आपको ज़मीन मिलेगी नहीं, आप पैसे फेंक लो तब भी कोई ज़मीन देगा नहीं। सो आस-पास का वैल्यूएशन बहुत होता है। सो इट्स अ वेरी गुड बिज़नेस आई वुड से। ये इंडस्ट्री जो होटल इंडस्ट्री है ये शायद ओयो के आने के बाद चेंज हुई है पूरी। लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ है कि यार ऐसे होटल भी होते हैं, स्मॉल होटल्स भी होते हैं, बड़े होटल्स भी होते हैं। तो आपका क्या मानना है इसमें, मतलब कैसे इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है इसके साथ? अगर आप होटल इंडस्ट्री पहले से देखो तो मतलब 40-50 साल पहले जाओ, तो या तो 5 स्टार सुपर डीलक्स होटल्स होते थे जो ब्रिटिशर्स टाइम से चल रहे थे, या फिर एक ओबरॉयज़ और ताज थे इंडिया में। उसके अलावा बहुत सारी धर्मशालाएँ और लॉजेस होती थी जो रेलवे स्टेशन के पास थी। मिड सेगमेंट के होटल्स इंडिया में थे नहीं ज़्यादा। सो 2 स्टार, 3 स्टार होटल्स बहुत कम थे इंडिया में। ओके। जो थे वो सब इंडिपेंडेंट फैमिली ओन्ड थे, तो ना मार्केटिंग करते थे, ना कुछ करते थे। ओयो या जितने भी ऑनलाइन टेक हॉस्पिटैलिटी कंपनीज़ आई, इन्होंने इन सबको एग्रीगेट किया। तो एक लोगों का फोकस आया कि ओके, थोड़ी-सी सर्विसेज़ अगर हम स्टैंडर्डाइज़ करते हैं, तो ये बिज़नेस बहुत स्केलेबल बिज़नेस है। ओके। सो ये ओयो एक आई वुड से कि एक पूरा शिफ्ट लेके आया लोगों की सोच में कि ये छोटे होटल्स को भी आप ऑर्गेनाइज़ करके बड़ा काम कर सकते हो। बट प्रॉब्लम्स भी बहुत आई ओयो से, मेरे को ऐसा लगता है। स्मॉल ओनर्स बहुत, इनको लगा कि यार हमारे साथ हमारे ओनरशिप छीन ली गई है और पैसे भी हम कमा नहीं पाए हैं। किसी कंपनी का नाम लिए बिना इन्होंने बहुत बड़े सपने दे दिए थे वो छोटे ओनर्स को, और अपना फ़ायदा या अपना वैल्यूएशन तो सबका बढ़ गया, बट एंड ऑफ द डे वो छोटा ओनर को लगा कि वो चीटेड है इस पूरी डील में। शुरू में उसको बहुत अच्छे पैसे मिले, गारंटीड रेवेन्यू मिला, धीरे-धीरे सब कम होता गया। हम्म। सो अगर आप देखो कि बहुत सारे ओनर्स इन सारी चेन से हट के बाहर आ गए हैं। आपने कोई ऐसा डेटा फिगर आउट किया है, आपने कुछ ऐसा पर्सनली फील किया है कि पर्टिकुलर कंपनी के बारे में? अभी हम जो होटल्स चलाते हैं उसमें से करीब 4 होटल्स ऐसे हैं जो पहले इन चेन्स के साथ काम करते थे, अब वो हमारे साथ काम करते हैं। और ऐसा क्यों? यही था कि उनको शुरू में तो सब कुछ बहुत रोज़ी लगा, हम्म। बहुत अच्छे पैसे भी कमाए उन्होंने, बट ओवर द पीरियड उनके रिटर्न्स एकदम डिमिनिश होते गए। फिर उनको ये लगा कि उनकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो गई है। सी एक किसी भी एंटरप्रेन्योर का या ओनर का एक ये भी सपना होता है कि मैं एक अपना ब्रांड बना रहा हूँ, राइट। या मैं बिज़नेस में इन्वॉल्व्ड हूँ, या तो मैं केवल फंडर हूँ जिसने एक प्रॉपर्टी फंड करके दे दी है, उससे मुझे रिटर्न आ रहा है, व्हिच इज़ लाइक रेंटल इनकम आ रही है। हाँ।
बट बहुत सारे छोटे होटल्स ओनर्स खुद को भी इन्वॉल्व होना चाहते थे, एक अपना वजूद बनाना चाहते थे। इन सारी कंपनीज ने वो एकदम खत्म कर दिया था। ओके। सो वहां पे उनको लगा कि उनकी आइडेंटिटी एकदम खत्म हो गई है, और जो रिटर्न शुरू में मिलना शुरू हुआ था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो मतलब जैसे आप तो इस इंडस्ट्री में हो, पर्टिकुलरली 25 सालों से आपने इस इंडस्ट्री में काम किया है और ऐसी बड़ी-बड़ी चेन भी काफ़ी सारी आई है। तो ये ओयो के आने के बाद मतलब ओयो का एक तो बिज़नेस मॉडल क्या था? थोड़ा-सा वो इलैबोरेट करो और लोगों को कैसे फ़ायदा और कैसे नुकसान हुआ? वो थोड़ा-सी बताओगे तो मज़ा आएगा। ओयो ने जब शुरू किया, बहुत अच्छी जर्नी है रितेश की, एंड बहुत बड़ा सपना था, विच एंड अगेन ही इज डन इट अमेजिंगली वेल। लेकिन अगर आप एक छोटे ओनर की तरफ से देखें, तो उन्होंने पहले छोटे-छोटे ओनर्स को होटल लेके बोला, 2 चीज़ें बोली, एक तो हम आपके प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज़ कर देंगे, ताकि हर कस्टमर या हर गेस्ट जो आ रहा है, उसको पता है कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। हुँ। पहले क्या होता था, आप एक होटल में जा रहे हो, आपको शायद बेडशीट अच्छी मिल रही है, दूसरे होटल में आपको टॉवल अच्छा है, कहीं पे साबुन एक ब्रांड का है, कहीं पे दूसरे ब्रांड का है, तो कहीं ब्रेकफ़ास्ट है, कहीं नहीं है। तो उन्होंने हर चीज़ स्टैंडर्डाइज़ करी एक होटल के लिए, ताकि गेस्ट एक ओयो से दूसरा ओयो में जाता है, उसको पता है उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या मिलेगा। दूसरा, उन्होंने बहुत अच्छा ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन किया, ताकि इस छोटे होटल्स को ऑनलाइन कैसे मार्केट कर सकें। अब छोटे होटल्स तब भी क्यों आए? तो उन्होंने छोटे होटल्स को एक गारंटीड रेवेन्यू बोल दिया, कि हम आपकी प्रॉपर्टी में आपको एक्स रेवेन्यू गारंटीड मिलेगा। अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कब तक? शायद शुरू के 2 या 3 साल तक, जब तक 4 साल तक, जब तक कंपनी एक्विजिशन में बहुत ज़्यादा जा रही थी, एंड वो देखते हुए बहुत सारे फंडर्स भी आ गए, एंड ओयो का एक्सपेंशन वाज़ सुपर्ब। हुँ। आप शहर में जिधर देखो, आपको हर जगह ओयो ही दिखाई देता था। उनके कुछ एड कैम्पेन्स भी बहुत अच्छे चले, कुछ कंट्रोवर्शियल भी हुए, कुछ अच्छे भी चले, बट काफ़ी इंडस्ट्री को स्टैंडर्डाइज़ किया। प्रॉब्लम कहाँ आनी शुरू हो गई, जब बाकी ओटीएस ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स जैसे मेक माई ट्रिप है या यात्रा है, ये भी वो होटल बेचना चाहते थे, ओयो भी होटल बेचना चाहता था, देयर सम क्लैश व्हिच स्टार्टेड हैपनिंग। और यहाँ पे ओयो का लगा कि अब भाई मार्केट तो हमने बना ली है, वी आर वर्चुअली मोनोपोलिस्टिक, अब हम अपने प्रॉफिट्स कैसे करें? सो ओनर्स के रिटर्न्स थोड़े कम होते गए। यहाँ पे फिर ओनर्स को पिंच हुआ। पिंच क्यों हुआ? क्योंकि उनको एक हायर रिटर्न की आदत पड़ गई थी। ओके। आई एम स्टिल नॉट सेइंग कि उसको कम पैसे मिल रहे थे, लेकिन उसको एक आदत हो गई थी ज़्यादा पैसे की। वहाँ पे उसका डिस्कनेक्ट आना शुरू हुआ। एंड देन देयर वाज़ लॉट ऑफ क्वालिटी इश्यूज़, कि जब ओनर्स को पैसे थोड़ा सा कभी डिले मिलता था या कुछ होता था, वहाँ से एक और डिस्कनेक्ट बनने लगा, तो काफ़ी सारे होटल ओनर्स निकलने शुरू हुए। सो नाउ वो सारी कंपनीज़ भी अपने एसेट लाइट मॉडल से दे आर गेटिंग इंटू एसेट हेवी मॉडल्स आल्सो। सो एक उन्होंने नया चेन अभी शुरू किया है, व्हिच इज़ डूइंग गुड, संडे होटल्स। सो वो भी, सो एवरीबॉडी इज़ रियलाइज़ इट्स मिक्स्ड बिज़नेस दैट विल वर्क बेस्ट फॉर ऑल। बट सबसे अच्छा क्या हुआ कि इस पूरे से एक इंडस्ट्री पे फोकस आया। अभी तक जो कोई भी स्टार्टअप का बात करता था, दैट वाज़ मोर टुवर्ड्स आईटी और मोर टुवर्ड्स नॉलेज बेस्ड कंपनी। पहली बार कुछ ऐसा प्रोडक्ट आया स्टार्टअप में व्हिच इज़ मोर टुवर्ड्स हॉस्पिटैलिटी। राइट। सो ओवरऑल फोकस तो काफ़ी आ गया हॉस्पिटैलिटी पे उस वजह से। अभी बात बताइए छोटे जो होटल ओनर्स हैं, ऐसा लगता नहीं इनकी कमाई बहुत ज़्यादा होती है और शायद वो उसको फिर रेंट पे दे देते हैं, किसी और को दे देते हैं। तो ये लोग कैसे इनकम जनरेट करते हैं अपनी? 3-4 मॉडल्स हैं। या तो छोटे होटल ओनर्स, अगर हम एक एग्ज़ाम्पल के लिए बात करें, 25 से 30 रूम का होटल ओनर, वो होटल बनाता है, खुद चलाता है। अगर उसको नॉलेज है तो बहुत अच्छा चला सकता है। बट बहुत से होटल ओनर्स ये भी हैं जिनके मल्टीपल बिज़नेसेस हैं। होटेलियरिंग, आप कुछ भी कह लो, इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग जॉब फॉर यू। अच्छा। चाहे आप खुद चलाओ या किसी और को दो, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। बिकॉज़ इंडिया में गेस्ट भी बहुत डिमांडिंग होता है। भले ही आप ₹1000 के कमरे में रह रहे हो, लेकिन आपको सर्विसेज़ ताज़गी की चाहिए वहाँ पे। तो बहुत सारे छोटे ओनर्स को लगा कि या तो मैं किसी और को दे दूँ थर्ड पार्टी। अब इसमें बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ ऐसे हैं जिनके पास कैपिटल थी, बट नॉलेज नहीं थी। सो दे रियलाइज़ कि मैं ए से होटल किराए पे ले लेता हूँ पूरा और लीज़ पे ले लेता हूँ, हाँ। और सी को दे देता हूँ बिकॉज़ सी को चलाना आता है। सो व्हाटएवर रेवेन्यू विल कम, ए को रेंटल दे दूँगा, सी को मैनेजमेंट फी दे दूँगा, जो बीच में बचता है वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। वो भी अच्छा खासा होटल मॉडल है, में भी बिचौलिए हैं। हर जगह है। तो मतलब ओनर कम चला रहे हैं और बीच वाले लोग ज़्यादा चला रहे हैं या नहीं, थर्ड दोनों पार्टी चला सर्विस रहे हैं। ज़्यादा चला ओनर रही भी है? चला रहे हैं, बीच वाले लोग भी ज़्यादा चला रहे हैं। ये एक नया मॉडल जो पिछले 3 या 4 साल से मैं देख रहा हूँ, जो ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है इंडिया में। जिसमें ओनर जिसके पास पैसा बहुत है, वो होटल बना के देता है। कोई होटल ओनर से होटल लीज़ पे लेता है या रेंटल पे लेता है। बट क्योंकि उसको 10-12 होटल चलाने हैं या उसके बहुत सारे बिज़नेसेस हैं, वो एक स्पेशलिस्ट को रख लेता है जो उसका होटल चलाए। सो जो स्पेशलिस्ट चलाता है उसको एक्स परसेंटेज मिल जाता है,
ओनर को ओनर का रेंट मिल जाता है, जो बीच वाला है उसको सारा पैसा बीच का बट मिलता इससे है। कॉस्ट ज़्यादा हाई नहीं हो जाती है? ये मतलब मान लो, क्योंकि एक होटल वाला खुद चलाएगा, तो उसके हिसाब से पैसा कम ज़्यादा कर सकता है। फिर एक मीडिएटर भी आ जाएगा, उसने एक अच्छे खासे अमाउंट पे उस होटल को लीज़ पे लिया होगा, फिर वो थर्ड पार्टी को देगा, तो उससे सब कुछ रेंट तो इंक्रीज़ हो जाएगा ना? 2 चीज़ें होंगी, एक जैसा आप कह रहे हो रेंट इंक्रीज़ हो गया है, डेफिनिटली यस, बट एक ओनर या एक बिज़नेसमैन की वजह से तरफ से आप देखो, उसका टाइम वैल्यू एनालिसिस ये रहता है कि अगर मैं इतना टाइम इस बिज़नेस में लगा रहा हूँ, हाँ। एक्स कमा रहा हूँ, इतना टाइम मैं दूसरे बिज़नेस में लगाऊँगा, एक्स प्लस 2 कमाऊँगा। इसलिए वो उसको रेंट पे या लीज़ पे देके आगे बढ़ना चाहता है। अच्छा, बड़े शहरों की बात करते हैं, मैंने आपको दिल्ली का एग्ज़ाम्पल लिया था, दिल्ली अभी हम गए, या आप भी जाते होगे, तो वहाँ पे तो कोई होटल खाली ही नहीं है, तो मतलब थर्ड पार्टी सर्विस की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। आप कभी भी जाओगे, नो रूम, नो रूम, नो रूम, हमेशा। वहाँ पे आपका रिटर्न मैटर करता है। आप जो बोल रहे हो एकदम ठीक है, दिल्ली, बॉम्बे दोनों ऐसे बिहेव कर रहे हैं। लास्ट में बॉम्बे में गया था, मेरा काम नवी मुंबई में था और मुझे रुकना पड़ा था पवई में, बिकॉज़ कोई होटल नहीं मिल रहा था नवी ऐसा मुंबई में। क्यों हो रहा है? मतलब ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाहर से लोग ज़्यादा आ रहे हैं, या इंडिया के लोग ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं? इंडिया के लोग ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। काफ़ी सारे बिज़नेसेस जो पिछले साल 2 साल से हाइब्रिड वर्क फ्रॉम होम में थे, सब वापस आके काम करने लग गए हैं एंड पीपल हैव रियलाइज़्ड कि फेस टू फेस मीटिंग्स आर मच मोर बेटर। हुँ। तो इंडिया के लोग बहुत ट्रैवल कर रहे हैं और जिस हिसाब से ट्रैवल बढ़ा है, उस हिसाब से शायद इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा है, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज़। ओके। अगर आप देखो दिल्ली और बॉम्बे या दिल्ली स्पेसिफिकली बात करें तो जितने भी एस्टैब्लिश्ड होटल्स हैं, सब उन प्लॉट्स में हैं जो होटल के लिए कैटेगराइज़ किए गए थे। बैंगलोर में, बॉम्बे में स्टिल आप कहीं भी होटल बना सकते हो। दिल्ली में जो प्लॉट्स वहाँ की एनडीएमसी ने होटल्स के लिए कैटेगराइज़ किए थे, वहीं पे आप होटल बना सकते हो। ओह! एरो सिटी जब खुला था दिल्ली में, सब सोच रहे थे कि यार यहाँ कौन आके रहेगा? सैटरडे को एरो सिटी में कोई भी कमरा 20,000 से पहले कम का नहीं मिल रहा था और एरो सिटी फेज़ 2 बनना शुरू हो गया है। तो ट्रैवल डेफ़िनिटली बढ़ा है। इंडिया में ज़्यादा ग्रोथ डोमेस्टिक ट्रैवल्स की वजह से इंटरनेशनल की भी है, बट डोमेस्टिक इज़ कंट्रिब्यूटिंग मोर। पर अभी तो ऐसा न्यूज़ भी आ रहा है कि जैसे गोवा आप जाओगे, तो गोवा में पहले तो मतलब कोविड के पहले लगभग साढ़े 7-8 लाख लोग आते थे, शायद 9 लाख लोग, और अभी रिड्यूस होके साढ़े 4 लाख लोग ही रह गए हैं। और इंडिया से मतलब डोमेस्टिक ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे कुछ ऐसे रूम्स हैं जिनकी रेट्स बहुत कम है, और बाहर से हमारे पास लोग आ नहीं रहे हैं। तो इसका शिफ्ट चेंज क्यों हो रहा है कि इंडिया में लोग आना नहीं चाह रहे हैं, या फिर इंडिया में वैसे भी लोग बोलते हैं कि पैसा बहुत कम है, उसी की वजह से जूडियो ब्रांड भी बना, और कम पैसा होने की वजह से लोग डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। थोड़ा-सा डिफ़र करूँगा। हाँ। इंडिया में पैसा कम नहीं है, अच्छा। पैसा शायद डिवाइडेड बराबर नहीं है। अच्छा। इंडिया में ज़ूडियो बना तो यूरोप में ज़ारा बना था। ज़ूडियो ज़ारा की कॉपी है। तो और इंडिया में जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड हैं सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। गोवा का अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, गोवा में फॉरेन इन्फ्लो कम हुआ है, इंडियन इन्फ्लो बढ़ा है और गोवा में आपको ₹1200 से कमरे से लेके 2 लाख तक का कमरा मिलता है। एक अभी पोस्टकार्ड होटल्स ने शुरू किया है, वहाँ पे वो 2 लाख, ढाई लाख रुपए का विला बेचते हैं गोवा में। वो भी सोल्ड आउट जा रहा है हुँ। और एक 2000 का कमरा भी सोल्ड आउट जा रहा है। ऑफ लेट मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रहा था कि गोवा में टूरिज़्म घटा है। थोड़ा-सा घटने का रीज़न ये है कि गोवा बिकॉज़ ऑफ बूम एंड हाइप, पहले गोवा का बिज़नेस रहता था अक्टूबर से फ़ेब-मार्च तक, अब सारा साल का बिज़नेस हो गया है। लोग बारिश में भी गोवा जाते हैं, गर्मी में भी गोवा जाते हैं, बैंगलोर में जब 2 दिन का लॉन्ग वीकेंड होता है, लोग गाड़ी उठा के गोवा चले जाते हैं। क्या करने जाते हैं मुझे आज भी समझ में नहीं आता है, लेकिन सब जाते हैं। हाँ। शायद आप भी जाते हो, मैं भी जाता हूँ। हर कोई गोवा में प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है। हाँ। आप किसी दिल्ली वाले से बात करो, उसका केवल एक ही सपना है, गोवा में मेरा एक घर होना चाहिए। प्रॉपर्टी रेट्स इन गोवा हैव बिकम 4 टाइम्स प्री कोविड टू नाउ। अ, टूरिज़्म की जहाँ तक बात करें, जिस हिसाब से टूरिज़्म बढ़ा है, शायद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं बढ़ा है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। हुँ। गोवा की अगर बात करते हैं तो गोवा का एक हर कोई आजकल क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि गोवा में ऐप टैक्सीज़ नहीं है और लोकल टैक्सीज़ वाले आपको बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। लोकल होटल्स वाले भी बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। सो हर कोई बूम को देखते हुए सबने अपने रेट्स तो बढ़ा दिए बट इंफ्रास्ट्रक्चर पे किसी का ध्यान बहुत ज़्यादा गया नहीं। विज़ा-वी अगर आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ देखते हो, मिडल ईस्ट देखते हो, यहाँ सब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है एंड कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑलमोस्ट जितनी आप इंडिया में ट्रैवल करते हो उतना है। तो इंडिया का काफ़ी सारा मिडल क्लास एंड अपर मिडल क्लास अभी बाहर चला जाता है छुट्टी मनाने रादर देन गोइंग टू गोवा। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। सेकंड, जितने भी गोवा का एक सबसे बड़ा बिज़नेस कंट्रीब्यूटर था रशियन चार्टर्स। बिकॉज़ ऑफ यूक्रेन वॉर वो खत्म हो गया है। बहुत लोग इज़राइल से आते थे गोवा, अगेन बिकॉज़ ऑफ वॉर देयर वहाँ खत्म हो गया है। ये थोड़े से जियोपॉलिटिकल रीज़न्स भी हैं जिसकी वजह से गोवा का टूरिज़्म थोड़ा-सा कम हुआ है। बट
एब्सोल्यूट नंबर में अगर हम बात करें, अभी भी बहुत अच्छा है। अगर आज आप गोवा में अभी भी एक कमरा ढूँढना चाहो तो आपको कोई भी डिसेंट होटल में ₹10,000 से कम का कमरा नहीं मिलेगा। मैं 15 या 18 दिन पहले एफएचआरए व्हिच इज़ फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनकी कॉन्फ्रेंस के लिए गोवा गया हुआ था। सो गोवा में एक नया बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, दैट इज़ डेस्टिनेशन वेडिंग्स। ओह! डेस्टिनेशन वेडिंग्स। हाँ, और अब वहाँ की गवर्नमेंट ने प्राइवेट बीचेस अलॉट करना शुरू कर दिया फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग्स। सो दैट्स अ न्यू बिज़नेस दे आर गेटिंग इनटू। अगर आप कसिनो बात करते हो तो इंडिया में या सिक्किम में कसिनो है या गोवा में कसिनो है। हुँ। तो जितने भी हमारे दोस्त, जुआरी दोस्त हैं, सारे वहाँ जाना चाहते हैं। सो बिज़नेस कम नहीं है गोवा में। जिस तेज़ी से बढ़ा था शायद पिछले 2-3 साल में, वो ग्रोथ मोमेंटम थोड़ा-सा कम हो थोड़ा-सा कम हुआ, बट अभी अभी आप थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे ना कि फ्लाइट टिकट्स भी बहुत सस्ते हैं बाहर जाने के। हाँ। तो जितनी जो यहाँ पे गोवा जाएगा उतनी देर में तो, और उतने पैसे में तो थाईलैंड, बैंकॉक उतनी जाके देर आ उतने जाएगा। पैसे में थाईलैंड, बैंकॉक हो के आ जाएगा। अगर आपको यूरोप जाना है तो आप उज़्बेकिस्तान और यहाँ सब जा सकते हो। आपका रिटर्न टिकट ₹25,000 का है। होटल्स इंडिया से सस्ते हैं। हुँ। अ, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। वहाँ पे सर्विसेज़ ज़्यादा अच्छी है इसलिए लोग जाते हैं या फिर सर्विसेज़ नहीं है। वहाँ अगर एकदम ऑनेस्टली बोलूँ, सबसे अच्छी हॉस्पिटैलिटी सर्विस इंडिया में है। अच्छा ऐसा है क्या? कहीं नहीं मिलेगी आपको। वहाँ शायद भीड़ कम होती है, इसलिए लोगों को ज़्यादा खुला-खुला लगता है। ओके। बट सर्विस स्टैंडर्ड का आप बात करें, जितनी अच्छी सर्विस इंडिया में, मतलब मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ ट्रैवल करी हैं, सब जगह गया हूँ। जो सर्विस इंडिया में कहीं और नहीं है। सो अभी हम बात कर रहे थे सर हॉस्पिटैलिटी के बारे में। तो इंडिया में मतलब गुलामी के कूट-कूट के भरी हुई है क्या? मतलब बाहर जाओगे तो आप आपको इतनी हॉस्पिटैलिटी नहीं मिलेगी जैसे आपने भी, मैं तो बाहर गया नहीं हूँ कभी आज तक, मैंने तो देखा नहीं है। और आप जैसे गए हो, आपने देखा है, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए ना? जहाँ-जहाँ यूरोपियंस रह के गए, जहाँ-जहाँ उन्होंने गुलाम बनाया, वहाँ अभी भी आपको गुलामी दिखेगी। हुँ। आप अगर यूरोप जाते हैं तो वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी एकदम कर्ट है, या ये भी कह लें कि वहाँ के लोगों को अपना काम करने की खुद आदत भी है। ओके। तो अगर वहाँ एक 300 कवर का रेस्टोरेंट है, 300 सीटर रेस्टोरेंट है, इंडिया में जहाँ पे वहाँ पे 25 लोग काम कर रहे होंगे, वहाँ पे शायद 3 लोग काम करते हैं। बिकॉज़ कस्टमर्स को भी वेट करना आता है। इंडिया में सबको अभी यहीं पे चाहिए। हाँ, और क्या ब्लिंकिट, ये ज़ेप्टो, ज़ोमैटो। हाँ, आप देखो ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, एनी क्विक कॉमर्स यूरोप में फेल हो गया। इंडिया में सुपर सक्सेसफुल है, क्योंकि हमें सब कुछ अभी यहाँ चाहिए। एंड अगर अगर आप वैसे गुलामी की बात करें तो एक बहुत अच्छा इंस्टेंस है, हॉस्पिटलाइज़ से रिलेटेड नहीं है। जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस वेंचर मैं आइकिया में काम करता था। स्वीडिश फर्नीचर कंपनी है। तो बहुत सारे फॉरेनर्स हमारे साथ हमारे ऑफ़िस में काम करते थे, और बहुत सी बार जब हमें कोई बड़ा ऑर्डर क्लोज़ करना होता था, तो हम उनमें से एक अपने इंटरनेशनल कोलीग को, कोवर्कर को साथ लेके जाते थे। भले ही सब्जेक्ट मैटर मेरे को ज़्यादा पता है, बट हम हिंदुस्तानी एक गोरे को बैठा देख के ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हाँ, सो इट यूज्ड टू ऐड टू आवर वैल्यू। बट ये आदत है, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ। बट हॉस्पिटैलिटी अगेन कमिंग बैक, जितनी अच्छी इंडिया में है, बिकॉज़ शायद हम सर्विस भी करते हैं तो दिल से करते हैं। फॉर अस इट्स नॉट ओनली प्रोफेशन, इट्स आल्सो दैट वी एक्चुअली वांट टू टेक केयर ऑफ पीपल। और हम सदियों से बोलते हैं कि अतिथि देवो भव, हुँ। मेहमान भगवान होता है। तो शायद वो कल्चर या वो हमारे डीएनए में है। राइट, राइट। अभी जैसे आपने आइकिया की बात भी करी, ठीक है? जैसे डीमार्ट हो गया, मेट्रो कैश एंड कैरी हो गया, आइकिया हो गया या मैकडॉनल्ड्स हो गई, ये जो जितने भी बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, ये एक्चुअली प्रोडक्ट सेल करके तो पैसा कमा नहीं रहे। इनका तो पूरा मॉडल ही डिफरेंट है। तो आपने तो वहाँ काम किया है, तो थोड़ा इसके बारे में बताओ ना कि आइकिया एक्चुअली पैसा कैसे कमाता है? ठीक है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा पर आप बता सकते हो। देखो, सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करी है, और मेरी 25 साल की जर्नी में, आप कभी भी कुछ सामान बेच के पैसा नहीं कमा सकते हो। बहुत बढ़िया बात बोली। आप सपना बेच के पैसा कमा सकते हो, हाँ, या लोगों की किसी प्रॉब्लम सॉल्व करके पैसे कमा सकते हो। आइकिया पे आते हैं। आइकिया हमेशा ये कहना चाहा, आइकिया ने यूरोप में जहाँ से शुरू हुआ, कि स्मॉल स्पेस लिविंग के लिए एप्ट फर्नीचर है। हुँ, मतलब अगर आपका घर छोटा है, तो सारा फर्नीचर आप आइकिया से ले आओ, आ जाएगा। सेकंड, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ असेंबली ऑफ फर्नीचर बहुत ज़्यादा थी। आइकिया ने शुरू किया, फर्नीचर मेरे से लेके जाओ, घर में खुद असेंबल कर लो। फिर जो उसने इनोवेशन किया अपने प्रोडक्ट में, एक बहुत बड़ा इनोवेशन किया कि सारी मैन्युफैक्चरिंग लो उसने कंट्रोल कर दी, कि वही कुछ वेंडर्स हैं जो हर जगह फर्नीचर सप्लाई करेंगे। सप्लाई चेन हाथ में था। सप्लाई चेन आज की इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पेन पॉइंट है फॉर एवरीबॉडी। सप्लाई चेन पूरा उन्होंने अपने हाथ में कर लिया।
वेंडर्स को बहुत अच्छा डेवलप किया। इनफैक्ट वेंडर के लिए प्रोक्योरमेंट में आइकिया हेल्प करता था। वेंडर के साथ बैठ के आइकिया प्रोडक्ट डिज़ाइन करता था कि कब से कम टाइम में कैसे प्रोडक्ट बना दें और कैसे उसको आइकिया में एक चीज़ होती है जो फ्लैट बेड फर्नीचर बोलते हैं वहाँ पे, ये सारे फर्नीचर को नॉकडाउन स्टेट में कैसे शिप करें। तो अगर एक कंटेनर में पहले ये आप जिस चेयर पे बैठे हैं आइकिया की चेयर है, अगर एक कंटेनर में 100 चेयर आती थी, इसको फ्लैट बेड कर दो तो एक कंटेनर में शायद 500 चेयर आ जाएगी। तो आपका सप्लाई कॉस्ट कम हो गया। दे स्टार्टेड गिविंग इट बैक टू कस्टमर टू ऐड वैल्यू टू कस्टमर। दूसरा जब वो प्रोडक्ट डिज़ाइन करते थे तो बहुत कुछ सोचते थे। इन द सेंस कि अगर आप एक सोफ़ा डिज़ाइन कर रहे हो, तो सोफ़ा का कवर शायद घर में धुलने वाला होना चाहिए। हम ज़्यादा इंडिया में नहीं धोते हैं बट फॉरेन कंट्रीज़ में अगेन पीपल आर मोर सेल्फ रिलायंट, सो घर में धोते हैं। तो अगर सोफ़े का कवर घर में धोते हैं, तो वॉशिंग मशीन में धोएँगे? वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी क्या होती है? एक नॉर्मल डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी शायद 6 केजी होती है। राइट। तो सोफ़े का कवर 6 केजी से ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए। अब 6 केजी के कवर के लिए सोफ़ा कितना बड़ा होना चाहिए उस हिसाब से डिज़ाइन करो। सो डिज़ाइनिंग में एकदम डेमोक्रेसी आ गई त और छोटी-छोटी ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करी। सो एक कॉमन मैन से इमीडिएटली कनेक्ट कर गई एंड इस वजह से जो भी कॉस्ट बेनिफिट दिया, दे पास्ड इट ऑन टू कंज्यूमर अगेन। इस वजह से ग्लोबली बहुत क्लिक कर गया। ओके। बाकी इंडिया में तो बैठे-बैठे लोग ये बोल रहे हैं कि वो तो फूड बिज़नेस है। वहाँ तो लोग खाना खाने जाते हैं। अगर अगर आप बात करो आइकिया का फूड शायद एज़ अ फूड कंपनी सर्टिफाइड नहीं है, बट शायद ग्लोबली जितनी भी बड़ी फूड कंपनीज़ हैं लाइक डोमिनोज़ एंड ऑल, इनसे ज़्यादा फूड बिज़नेस आइकिया करता होगा। तो ये बात सही है काफ़ी हद तक सही है। कि फूड बिज़नेस ज़्यादा बड़ा है रादर देन नहीं, फर्नीचर। इंडिया में फर्नीचर बिज़नेस ज़्यादा बड़ा है बट फूड बिज़नेस भी बहुत अच्छा है आइकिया का। ओके। और फूड बिज़नेस भी कैसे शुरू हुआ? जब आइकिया के प्रमोटर्स को लगा कि हमने इतना बड़ा स्टोर खोला है शहर के बाहर, लोग 3 घंटा से ज़्यादा स्टोर में नहीं बिताना चाहते क्योंकि उनको भूख लग रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है अंदर एक छोटा-सा रेस्टोरेंट खोल देते हैं ताकि आप घूमो, खाना खाओ, वापस घूमो और वापस घूमो मतलब वापस खरीदो। हाँ। सो फूड वाज़ एज़ अ वैल्यू ऐड टू सेल्स। इट बिकेम अ मच बिगर वर्टिकल। जो सोचा नहीं था इतना बड़ा बनेगा बट बन गया। अच्छा, ये होटल्स को मतलब कैसे डिवाइड कैसे करते हैं? मतलब 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, मतलब कौन क्लासिफाइड करता है इनको? ये एक अगेन फेडरेशन है जो आके क्लासिफाई करती है। उनके सेट गाइडलाइंस है, सेट रूल्स हैं। 1 स्टार में रूम साइज़ इतना होना चाहिए, इतनी अमेनिटीज़ होनी चाहिए। 5 स्टार का रूम साइज़ इतना बड़ा होना चाहिए, ये अमेनिटीज़ होनी चाहिए, इतने रेस्टोरेंट्स होने चाहिए। उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन नॉर्म्स के हिसाब से लोग होटल बनाते हैं। फिर एक क्लासिफिकेशन कमिटी तो आती है। इसमें ना आप थोड़ा और एलाबोरेट करके बताओ ताकि बहुत बेटर बेटर रहेगा कि अगर कोई यूज़र जा रहा है तो 1 स्टार मतलब इसका 2 बाय 2 का रूम होगा। हाँ, तो अगर जैसे आप 5 स्टार बोलते हो तो 5 स्टार में आपको कम से कम से 300 स्क्वायर फीट का कमरा होना चाहिए। वेयरइन 1 स्टार, 2 स्टार में 150 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट का कमरा भी चलेगा। 5 स्टार में 2 रेस्टोरेंट्स होने चाहिए, 24 आवर्स कॉफ़ी शॉप होनी चाहिए, एक सैलून, एक स्पा होना चाहिए। जैसे-जैसे हम नीचे आते जाते हैं फैसिलिटीज़ कम होती जाती हैं। कुछ रूल्स अभी भी ऐसे हैं जो शायद 20, 25, 30 साल पहले लिखे गए थे जो चेंज होने चाहिए। अभी इंडस्ट्री काम कर रही है उन रूल्स को आज के हिसाब से अडॉप्ट करने के लिए। और किसी को होटल इंडस्ट्री में जाना हो तो कैसे जाएगा वो? किसी को होटल खोलना हो तो उसके लिए क्या-क्या लाइसेंसेस लगते हैं? हर स्टेट के लाइसेंसेस अलग-अलग हैं। सबसे बेसिक लाइसेंस बात करें तो ट्रेड लाइसेंस उसको सबसे पहले चाहिए। अ, बिल्डिंग बनाएगा तो बिल्डिंग का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट चाहिए, फायर लाइसेंस चाहिए। होटल में रेस्टोरेंट आएगा तो रेस्टोरेंट के लिए एफएसएसएआई का लाइसेंस चाहिए उसको। उसके बाद उसको उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है। टैक्सेशन ईज़ी हो गया थोड़ा अभी, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है उसको। उसके बाद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बिल्डिंग का आ गया, फायर का क्लीयरेंस लेना होगा। अगर एफएनबी ज़्यादा है तो थोड़ा आस-पास के नेबर्स का क्लीयरेंस, पुलिस का क्लीयरेंस लेना होगा और 2-3 और छोटे-छोटे लाइसेंसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अभी। ओके। पहले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते थे, अभी 1 महीने के अंदर आप सारे लाइसेंसेस ले सकते हैं। अच्छा, होटल इंडस्ट्री की ऐसी कोई बात जो सब कोई नहीं जानता हो, जो मिथ है होटल इंडस्ट्री के बारे में? बहुत सारे ऐसे मिथ हैं और जो शायद लोग होटल में काम करते हैं उनको बहुत पता है। बहुत सारे होटल्स इंडिया में फेमस है कि हॉन्टेड होटल्स होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, आप बहुत डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलते हैं। जैसे मैं अपने पूरे करियर में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ से मिला हूँगा जो बहुत ही हम्बल हैं बट उनकी इमेज एकदम अलग होती थी। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये इंडस्ट्री लेबर को बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ करती है। अगर आपके अंदर कुछ भी करने का जज़्बा है या मेहनत करना चाहते हो तो ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आज की भाषा में जिसको वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं, आपको वो चाहिए तो शायद ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है। बिकॉज़ जब दुनिया सेलिब्रेट कर रही होती है तब आप काम कर रहे होते हो।
बट अदरवाइज जो मेहनत करता है, काम करता है, उसके लिए बहुत ही मज़ेदार इंडस्ट्री है। एंड मतलब मेरा एक होटल इंडस्ट्री में वापस आने का एक मोटिव भी ये था कि आई वाज़ मिसिंग ऑल दिस एक्शन, बिकॉज़ आपको हर सेकंड कोई नई सिचुएशन मिल रही है। जैसे कोई इलैबोरेट करोगे सिचुएशन? अब बहुत छोटा-सा इंस्टेंस अगर जैसे बोलूँ, 2 इंस्टेंसेस आपको बताता हूँ। दिस वाज़ लॉन्ग बैक। आगरा में आई वाज़ इन अ होटल और एक वेडिंग पार्टी चल रही थी, उसका ब्रेकफ़ास्ट था। बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे एंड मेरी किचन उतना जल्दी खाना नहीं सर्व कर पा रही थी उस टाइम पे। एंड मैं सीनियर सुपरवाइज़र या असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे था शायद, एंड गेस्ट चिल्ला रहे थे एंड मेरे को आगे कर दिया कि भाई तुम बात कर लो। तो मैंने जाके उनको कुछ कहानी सुनाई और जो सामने बंदा खड़ा था, वो थोड़ी देर सुनता रहा फिर हँसा। कहता यार देखो मैं समझ गया प्रॉब्लम है, लेकिन तुमने जितना इनोवेटिव तरीके से समझाया ना, मैं कुछ बोलूँगा नहीं। एंड जाते-जाते बहुत अच्छा दोस्त बना, गिफ्ट दिया। एंड एक और बहुत अच्छा इंसिडेंस था, बैंगलोर के एक रिज़ॉर्ट की बात है, हम लोग एक शादी हो रही थी। लड़की ब्यूटी पार्लर से नहीं आई थी, बारात आ गई थी। आप समझ सकते हो इंडिया में ये कितनी बड़ी बात हो जाएगी। राइट। लड़की की फैमिली पैनिक्ड। लड़की के फादर मेरे पास आए, मैं जनरल मैनेजर था होटल का, और हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि सर आप सँभाल लो, मैं तो नहीं कुछ बोल सकता, मेरी इज़्ज़त आपके हाथ में है। एंड आई वाज़ लाइक यार आपके घर का मामला है, मैं क्या बीच में आऊँ? बट या तो आप बोल लीजिए कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे या जो भी था, मुझे लगा नहीं, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो करना चाहिए। मैंने जाके बात करी, सब सेटल हुआ, बहुत अच्छे से शादी हुई। वो फैमिली आज मेरी पर्सनल फ्रेंड्स हैं। हुँ। उनके घर में कोई भी इवेंट ऐसा नहीं हो सकता जिसमें मैं ना जाऊँ और वो इवेंट हो जाए। तो ऐसे-ऐसे बहुत इंसिडेंट्स होते हैं होटल इंडस्ट्री में। आप कुछ रिलेशन ऐसे बना लेते हैं जो शायद ज़िंदगी भर के रिलेशन बन जाते हैं आपके। होटल इंडस्ट्री में ज़्यादा रिलेशनशिप बनते हैं, जो बहुत अच्छे बनते हैं। स्टाफ के बीच में भी और सब लोगों। स्टाफ के जो आप घर से जाते हो तो होटल में अंदर साथ में रहते हो। हाँ, मेरे इनिशियल करियर डेज़ में शायद मैं रोज़ 17 या 18 घंटे नौकरी करता था। 17-18 आवर्स। 17-18 आवर्स। तो मतलब आपने या तो मेरे अंदर ये जज़्बा भी था कि मेरा अपना काम खत्म हो जाता तो मैं दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाता था। कि अच्छा मेरा तो हो गया, मुझे ये सीखना है, मुझे सिखा दो। सो बट इन जनरली अगर आप एफ-एन-बी में हैं तो 12-14 घंटे तो नॉर्मल करते ही करते थे उस टाइम पे। आज नहीं करता कोई। राइट। आज 9 घंटे के और कोई नौकरी नहीं करता, बट उस टाइम पे होता था। पता है जो होटल इंडस्ट्री में होते हैं वो इतने इतने पोलाइट और इतने प्रोफेशनल कैसे होते हैं? मतलब इतनी ह्यूमैनिटी उनमें कैसे होती है? मतलब डेवलप की जाती है या फिर उनके पेरेंट्स से वो आती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। मेरे लिए कहूँगा शायद मेरे पेरेंट्स से आई है। एंड आई एम ग्रेटफुल टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने ऐसा परवरिश दी कि काम की वैल्यू करो, सब करो। बट शायद ये सिखाई भी जाती है और ये इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट भी है। बहुत सी बार ये भी होता है कि जैसे सपोज़ अगेन एक इंस्टेंस दे रहा हूँ कि आप किचन के अंदर गए, गेस्ट का खाना नहीं आ रहा है, आप किचन में चिल्लाए, अच्छी शुद्ध हिंदी में आप किचन या अपने टीममेट्स पे चिल्लाए कि खाना क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप वापस रेस्टोरेंट में आते हो, व्हिच इज़ मोर लाइक स्टेज फॉर यू, राइट? हुँ। यू अगेन वेयर योर प्लास्टिक स्माइल। सो आपके दिल में जो भी चल रहा हो, कुछ भी है, व्हेन यू आर ऑन स्टेज यू हैव टू एक्ट। सो फॉर मेनी पीपल इट्स एक्टिंग ऑन स्टेज, फॉर मेनी पीपल इट्स कमिंग फ्रॉम हार्ट। आई वुड से आई वाज़ लकी, माय पेरेंट्स टॉट मी दैट इट्स अ ग्रेट प्रोफेशन एंड इट्स इन हार्ट फ्रॉम मी। राइट, बट फिर भी लोग वैल्यू नहीं करते इसकी। ऐसा नहीं है आपको हर टाइप के लोग मिलते हैं। अब आप मैंने आपको बताया ना, कुछ लोग आपके मतलब फैमिली फ्रेंड्स बन जाते हैं, वो वैल्यू करते हैं। आप बहुत अच्छे गेस्ट से मिलते हो। कुछ लोग होते हैं वो टेक यू फॉर ग्रांटेड। वो समझते हैं कि आप नौकर हो उनके, कुछ भी करोगे। सो देयर इज़ अ इंस्टेंस, मैंने मेरे एक होटल में गेस्ट से झाड़ू लगवाया हुआ है। गेस्ट से लगवाया। गेस्ट से झाड़ू लगवाया। बिकॉज़ दैट गेस्ट वाज़ सिटिंग इन द लॉबी। जितना दूर शायद ये टेबल है, इतना दूर पे एशट्रे पड़ा था। एंड दैट वाज़ द टाइम व्हेन स्मोकिंग वाज़ अलाउड पब्लिकली। एंड वो वहाँ पे सिगरेट पीते हुए सोफे के पास अपनी डस्ट गिराता जा रहा था। एंड आई टोल्ड हिम, "कांट यू सी दैट देयर इज़ एन एशट्रे? समबडी वुड क्लीन इट।" आई सेड, "यू वुड ब्लडी क्लीन इट।" मैंने उससे वहाँ झाड़ू लगाया, उसकी फैमिली के सामने उससे झाड़ू लगवाया। एंड आई केयर्ड अ डैम वेदर वो मेरे होटल में वापस आएगा कि नहीं आएगा। बट मेरे लिए मेरे स्टाफ की डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट थी राइट। कि यार वो नौकरी कर रहा है, वो तुम्हारी गुलामी नहीं कर रहा है। वो झाड़ू लगा रहा है बिकॉज़ दैट्स हिज़ प्रोफेशन। बट ही इज़ नॉट योर सर्वेंट कि तुम वहाँ गंदगी करते रहो, झाड़ू लगाता जाएगा। एब्सोल्युटली राइट है। सो यू मीट ऑल काइंड ऑफ पीपल एंड इट्स अप टू यू हाउ डू यू डील विद देम। साइमल्टेनियसली बहुत सी बार हमने गेस्ट के लिए इतनी चीज़ें करते हैं हम लोग, आउट ऑफ द वे जाके करते हैं, अनएक्सपेक्टेड करते हैं कि वो गेस्ट कभी भूलते नहीं हैं, हुँ। कि चाहे वो उनका पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। मतलब वी मेक श्योर दैट वी डू एवरीथिंग दैट्स रिक्वायर्ड फॉर अ गेस्ट टू बी हैप्पी, फॉर अ गेस्ट टू बी कंफर्टेबल।
अच्छा सर, अपन 5 स्टार होटल की और बात करते हैं, तो आप थोड़ा-सा इसमें भी बताइए कि 5 स्टार होटल का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा कहाँ जनरेट होता है? मान लो बाहर से होता है, बुकिंग से हो गया, स्पा सर्विसेज़ से हो गया या फिर अदर सर्विसेज़ से? अगर आज से हम थोड़े टाइम पहले की बात करें तो एफ&बी का रेवेन्यू बहुत अच्छा होता था हर होटल में। बट विद स्विगी, ज़ोमैटोज़ एंड सो मेनी गुड रेस्टोरेंट्स कमिंग अप इन द सिटी, रेस्टोरेंट का रेवेन्यू थोड़ा-सा कम हुआ है सारे होटल्स में। एक बड़े 5 स्टार होटल का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज़ रूम्स डेफिनिटली। सेकंड बिगेस्ट सोर्स बिकम्स बैंक्वेट। ओके, तो अगर एफ&बी होता है, बट एफ&बी में रेस्टोरेंट से ज़्यादा बड़ा सोर्स बैंक्वेट्स हो गया है अभी। ओके, शादियाँ ज़्यादा हो रही है अभी। शादियाँ हो गई, कॉन्फ्रेंसेस हो गई, इवेंट्स हो गए, इन सब से बहुत वैसे रेवेन्यू सबसे आता ज़्यादा क्या होता है? शादियाँ होती है, कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं। है। सर ये डिपेंड करता है कि होटल कहाँ पे है। अगर बैंगलोर सिटी सेंटर होटल है तो शायद वहाँ पे इवेंट्स ज़्यादा होंगे, कॉन्फ्रेंसेस ज़्यादा होंगी। बट अगर आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाते हो या आउटस्कर्ट्स में जाते हो वहाँ पे शायद शादियाँ ज़्यादा होंगी। शादियों का भी अगर आप देखो तो मतलब एक हिंदू वेडिंग डेट्स होती हैं, जो करीब शायद 52 या 56 होती हैं साल में अप्रॉक्सिमेटली। सिमिलरली थोड़ी-सी मुस्लिम वेडिंग डेट्स होती हैं, सिख वेडिंग डेट्स होती हैं। तो अगर ये सब देखो तो शादी का बिज़नेस इज़ समवेयर अबाउट 80 टू 90 डेज़ इन अ ईयर। राइट। बट उसके अलावा बैंक्वेट्स हो गए, इवेंट्स हो गए, माइस ट्रैवल बहुत होता है, दैट इज़ बेसिकली इंसेंटिव ट्रैवल्स बहुत होता है। फिर कंपनीज़ की मीटिंग्स, ये बहुत बड़ा बिज़नेस है, ट्रेड शोज़। ओके। अच्छा, होटल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मैनिपुलेशन क्या है फॉर फॉर द यूज़र? क्या मैनिपुलेट करते हैं लोग? एज़ अ कस्टमर। हुँ। एज़ अ होटलियर हाँ। यूज़र के लिए क्या मैनिपुलेशन करते हैं? होटेलियर ट्रस्ट में मतलब कुछ ऐसा मेजर मैनिपुलेट नहीं करता है। एज़ अ होटेलियर हर आदमी ये चाहता है यार मेरे यहाँ जो गेस्ट रुका है, खुश जाना चाहिए। विदिन रीज़नेबल रिसोर्सेज़ मैं उसको सबसे खुश कैसे भेज सकूँ? अच्छा खाना खिला के, अच्छा साफ-सुथरा एम्बियंस दे के, जितनी लग्ज़री मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। लाइक मैं जो अपनी टीम को हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, होटेलियरिंग बहुत ईज़ी बिज़नेस है किसी के लिए भी। आपके घर पे कोई आ रहा है, आप उसको कैसे ट्रीट करोगे वैसे ही आपको होटल में ट्रीट करना है। मैं शायद छोटा होऊँगा, मेरे घर पे कोई आएगा, मैं उसको दाल-रोटी खिला दूँगा, आप अपने घर में उसको पनीर भी खिलाओगे। आप 5 स्टार हो गए, मैं 2 स्टार हो गया। बट हर कोई अपने घर में मेहमान को अपनी इफ आई यूज़ दैट वर्ड अपनी औकात से कुछ ज़्यादा करना चाहता है। दैट इज़ होटेलरी कि जो वैल्यू गेस्ट आपको पैसे दे रहा है, आप उससे थोड़ा-सा ज़्यादा उसको कैसे वापस कर दो। बट आजकल सबसे ज़्यादा घटना ये आती है ना कि सीसीटीवी कैमरा लगा दिए जाते हैं होटल्स के अंदर। सबसे आप कोई भी इंस्टाग्राम रील उठा के देखोगे, वहाँ पे दिखाते हैं कि चेक करो कि सीसीटीवी कैमरा है या नहीं है रूम के अंदर। ये शायद 2-4 छोटे होटल में कुछ हुआ होगा एंड आई एम वेरी श्योर कि कोई होटल वाला नहीं करेगा। शायद किसी स्टाफ की शैतानी होगी जिसने किया होगा। बट नन ऑफ द बिगर होटल्स और रेप्यूटेड होटल्स विल डू दिस। तो कोई घबराने की बात नहीं है। कोई घबराने की बात नहीं है। यार मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, मेरी वाइफ अकेले इतना ट्रैवल करती है, कोई घबराने की बात नहीं है। आप अच्छे होटल में रुक रहे हो, जैसे हम लोग ये कहते हैं ना, आप बाहर जा रहे हो तो आप एक रेप्यूटेड जगह पे खाना खा रहे हो तो यू आर एश्योर्ड ऑफ हाइजीन। हुँ, मिसहैप तब भी हो सकता है, राइट? बट इफ यू आर ईटिंग इन अ ब्रांडेड प्लेस, आप एश्योर्ड हो कि हाइजीन अच्छी होगी। राइट। वैसे ही अगर आप अच्छे होटल में हो तो 99.99% चांसेस हैं कि कुछ भी गलत नहीं है। एक आध क्रिमिनल माइंड हर जगह मिल सकता है, तो नोबडी टेक्स गारंटी ऑफ दैट, बट नो होटल वुड अलाउ एनी केस लाइक दिस टू हैपन। ओके। अभी यार आपकी मेरा बिज़नेस है, मैं कैसे अपने बिज़नेस के साथ खिलवाड़ करूँ? ये किसी की शायद शैतानी सोच होगी जो कोई कर लेता होगा, बट कोई भी होटल नहीं करेगा। अच्छा सर, आपने अलीबाग में भी होटल खोला। थोड़ा अलीबाग के बारे में बताओ ना कि कैसा एरिया है? वहाँ पे शायद बोला जाता है बहुत पॉश एरिया है, प्राइसिंग भी बहुत हाई है। अलीबाग एक्चुअली शहर 2 पार्ट्स में बँटा हुआ है। एक पार्ट तो वो है जो आप कह रहे हो, जहाँ पे आपको सलमान खान का फार्म हाउस है, शाहरुख खान का फार्म हाउस है। दैट्स अ वेरी सेक्लूडेड एरिया जहाँ सब बड़े-बड़े एक्टर्स के फार्म हाउस हैं और सबका रिट्रीट बन गया है। अलीबाग अदरवाइज़ बॉम्बे से बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है। करीब 2 घंटे में नवी मुंबई से आप अलीबाग ड्राइव करके पहुँच सकते हो और अगर साउथ बॉम्बे से आ रहे हो तो बहुत अच्छी फेरी चलती है अलीबाग के लिए, जो आपको 1.5 घंटे में पूरा सी के रस्ते अलीबाग पहुँचा देती है। सो इट्स अ वेरी नाइस स्लीपिंग टाउन ऑफ महाराष्ट्र। अ, बिकॉज़ ऑफ विसिनिटी टू बॉम्बे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। अच्छे होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, रिज़ॉर्ट्स हैं। हमारा होटल जो है वो अलीबाग के आउटस्कर्ट्स में देयर इज़ अ प्लेस नोन एज़ नगाँव, वहाँ पे है। सो अलीबाग में जो ट्रेंड देखा है कि सारे टूरिस्ट वहाँ पे वीकेंड को आते हैं। मतलब बॉम्बे में सबको मस्ती करनी है तो या लोनावला चले जाओ या अलीबाग चले जाओ। ये एक ट्रेंड हो गया है। सो बहुत अच्छा बिज़नेस है एंड सी एक्टिविटी, सी गेम सारे आ गए हैं जो पहले नहीं होते थे। देयर इज़ गुड फूड दैट यू गेट
और सबसे अच्छा है कि वहाँ का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। 2 घंटे में यू आर इन अ रिसॉर्ट डेस्टिनेशन, आपने मस्ती करी, सब किया एंड वापस यू आर इन बॉम्बे इन 2 आवर्स। आपकी कोई इंडस्ट्री इनसाइट्स होटल इंडस्ट्री के लिए जो आप शेयर करना चाहते हो? सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आज की डेट में होटल इंडस्ट्री को आ रहा है, एंड अगेन दैट्स एसेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इन इंडिया, इज मैनपावर। देयर इज डर्थ ऑफ टैलेंटेड मैनपावर फॉर द इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस चेन्स। एक तो होटल में, एज आई वाज शेयरिंग अर्लियर, मेहनत ज़्यादा होती है शुरू में, एंड मेहनत ज़्यादा होती है, एंड ट्रेडिशनली होटल्स हैव बीन अ लिटिल लो पेइंग इंडस्ट्री। सो टैलेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। So how do we retain our talent? How do we groom our talent is the biggest thing. Second, marketing is becoming very crucial right now. There's so many amazingly beautiful hotels, they don't know how to market themselves. जो पुराना आज से शायद 5 साल पहले का मार्केटिंग था और आज का मार्केटिंग एकदम बदल चुका है। राइट। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन, आज से 5 या 10 साल पहले एक बड़े होटल में शायद 20 या 25 सेल्स रिसोर्स होते थे जो हर कंपनी में जाके होटल के टाई अप्स करते थे, ट्रैवल एजेंसीज में जाते थे। Majority of that work has been taken over by OTAs and digital platform. So एक होटल ओनर के लिए हाउ डज ही इनोवेट, नए वक्त के साथ कैसे अपने आप को तेजी से बदल रहा है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। राइट। बहुत सारे होटल्स ओनर्स अभी भी स्टक हैं इन देयर ओन वर्ड। मेरा होटल था, मैं ऐसे करता हूँ, अच्छा चलता था, दादाजी ने बनाया था, अच्छा चल रहा है। हाउ डू यू इनोवेट, हाउ डू यू टेक इट फॉरवर्ड, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। राइट। सो आंखें खुली रखनी है, जो भी नया हो रहा है, हाउ सून वी अडैप्ट टू देम and how do we take care of our staff? That's the biggest thing I would say. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। Welcome. Such a pleasure meeting you. काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी जी। सारे इंसाइट्स मिले। Thank you. आई होप आपके 16 से 100 होटल्स हो जाएं जल्दी। बहुत जल्दी होंगे। हमारा टारगेट है अगले साल तक 50 तो होने चाहिए। वाह, Yeah. थैंक यू सर। Thank you.